ये 28 नॉर्मलाइज होने के बाद भी बहुत सारे लोग फेल हो गए। तो सोचिए अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो कितने लोग फेल हो जाते। मुझे पहली बार अटेम्प्ट जब मैंने किया था 35 के आसपास में मैंने अटेम्प्ट किया था, जो कि सेफ स्कोर नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों आरआरबी एलपी के CBT 2 में जो टेक्निकल पेपर होता है उसमें लोग क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं। इस पॉइंट पे बात करेंगे कौन कौन सी उनसे गलतियां होती हैं। देखिए, जो ALP CBT 2 है, CBT 2 में जो पार्ट B का पेपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है और वो टेक्निकल पेपर होता है। लेकिन उसमें जितना नंबर लाना रहता है 75 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें आपको 27 पॉइंट कुछ, अगर मैं राउंड फिगर में बात करूं तो 28 नंबर ही लाने रहते हैं। और वो भी ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। मतलब 90% लोगों का तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स एक मान के चलिए कि बढ़ता ही बढ़ता है। कुछ एक आध 10% लोग ऐसे रहते हैं जिनके 1-2 नंबर कम भी हो जाते हैं या फिर बिल्कुल नहीं बढ़ते हैं। लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर 90% लोगों का बढ़ता है तो भी लोग 28 नंबर नहीं ला पाते हैं और टेक्निकल का जो पेपर है क्वालिफाई नहीं कर पाते, जिससे उनका पार्ट A का जो पेपर है वो चेक ही नहीं होता है और वहीं से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आखिर रीज़न क्या है कि पार्ट A में अच्छा नंबर आ गया है लेकिन पार्ट B वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हीं सब पॉइंट को इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या गलतियाँ उनसे होती हैं। जिसमें सबसे पहला मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि उनका रॉन्ग सब्जेक्ट सिलेक्शन। जब भरना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट आप देना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप पेपर देना चाहते हैं पार्ट B में, तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो जो टेक्निकल पढ़े हैं उनको सेलेक्ट किया जाए या फिर फिजिक्स और मैथ सेलेक्ट कर लिया जाए, या फिर उनके जो टेक्निकल पेपर होते हैं जो पढ़े होते हैं उनके सब ब्रांचेज भी रहती हैं तो उनके भी पेपर ITI में अलग अलग होते हैं। ITI में बहुत सारी ब्रांचेस से पढ़ाया जाता है और ITI का ही जो सिलेबस रहता है पार्ट B में दिया जाता है। तो ITI में अलग सिलेबस होने के कारण, जैसे देखिए डिप्लोमा में लोग रहते हैं और बीटेक वाले लोग रहते हैं, तो वो लोग चूज़ नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट उनको चूज़ करना चाहिए। क्योंकि ITI वालों का ये क्लियर रहता है कि जो लोग उन लोगों ने ITI जिस ब्रांच से किया है तो वही मेजॉरिटी लोग वही चूज करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डिप्लोमा और बीटेक वालों को आती है। तो रॉन्ग सब्जेक्ट सिलेक्शन जब हो जाता है, बाद में उनको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक नहीं मिलते हैं, उन सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स नहीं अवेलेबल रहती है मार्केट में जिसको वो पढ़ के सिर्फ वो क्वालिफाई कर पाएँ, तो इससे उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और ये भी एक कारण है कि पार्ट B में जो नंबर हैं क्वालिफाइंग नंबर भी वो नहीं ला पाते हैं। दूसरा मेन कारण ये है उनका कि जब भी पेपर वो लोग देने जाते हैं, एग्ज़ाम में जो पेपर होता है, पेपर में वो लोग गेस वर्क ज़्यादा करते हैं। अगर गेस वर्क करने का मतलब है कि गेस लगा देना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को तुक्का मार देना। दूसरा इसी का ही एक पार्ट है कि मतलब आवश्यकता से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना। आवश्यकता से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ 28 नंबर लाने हैं, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि 75 क्वेश्चन है तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने की संभावना रहेगी। गलतियों को वो इग्नोर करते हैं, हालांकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको ये समझना है कि मुझे सिर्फ 28 नंबर लाने हैं, तो कोशिश ये करिए कि कम से कम 45 के आसपास में ऐसे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट सेलेक्ट करिए कि जो ज़्यादा संभावना है जिसकी सही होने की। जो बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल नहीं पता है, आप उसमें ऑप्शन एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को बिल्कुल तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए। तो ये भी एक कारण है कि आप पेपर में बहुत ज़्यादा गेस वर्क जो लोग लगा देते हैं वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और जितनी आवश्यकता है उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वो लोग अगर सॉल्व करने के पीछे भागेंगे तो भी उनके चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएं। देखिए, जिनको पेपर आ रहा है वो लोग हो सकता है 75 में बहुत लोग 50 क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले जाएं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट हैं जो फेल हो जाते हैं, जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उनके पीछे जो कारण है वो मैं इसमें बता रहा हूँ। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि टेक्निकल की जो आपकी पढ़ाई है वो लंबा गैप हो गया रहता है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आपने 2021 में या फिर 2022 में आपने ITI कंप्लीट किया है, 2020 में कंप्लीट किया है, या फिर ग्रेजुएशन आपने 2018-2019 में कंप्लीट किया है, तो अगर आप नॉन टेक का जो भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हो तो टेक्निकल आपका जो सिलेबस है वो बहुत लंबे समय से छूट चुका है। तो इतना ज़्यादा जब गैप हो जाता है तो आप धीरे धीरे कर करके मेजर जो चैप्टर हैं, जो डिफ़िकल्ट पॉइंट हैं वो तो भूलते ही भूलते हैं, आप उनके बेसिक्स को भी भूल जाते हैं समय के साथ। जब बेसिक्स को भी अगर आप भूल जाएंगे
तो आपको उतने कम टाइम में उस पूरे सिलेबस को कवर करना, उसको पढ़ना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक कारण है कि जब टेक्निकल गैप ज़्यादा हो जाता है और आपको पेपर का पैटर्न नहीं पता रहता है तो आप सोचते हैं क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए। जो लोग बीटेक वाले हैं वो लोग आईटीआई नहीं किए रहते हैं, तो हालांकि पेपर आईटीआई सिलेबस का आता है, लेकिन बीटेक के लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या पढ़ा जाए, क्योंकि बीटेक का सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है। तो अगर वो अपने सिलेबस को पढ़ना शुरू करेंगे तो उन्हें लगेगा यार कि कितना ज़्यादा मेरा टेक्निकल का पेपर है, क्या ये सब चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी? तो बिल्कुल ये सब नहीं पूछी जाएंगी। जिन लोगों ने आईटीआई के सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ाई की वो लोग पेपर क्वालिफाई कर पाए। जिन लोगों ने थोड़ा सा बहुत बड़े लेवल तक अगर सोचा तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व किए, बहुत ज़्यादा डीप में चले गए, लेकिन उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आए पेपर में, तो वो लोग भी जब पेपर आया तो उसमें ज़्यादा दिक्कतें महसूस हुई। बाद में उन लोगों ने कहा कि पेपर बहुत ही सरल था, हम लोग बहुत बेसिक पॉइंट्स को ना देख करके बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल के चीज़ों को पढ़ने लगे थे। नेक्स्ट है 4th नंबर का जो पॉइंट है वो है कि आपका पेपर में सबसे ज़्यादा कि पार्ट बी को सीरियस ना लेना। पार्ट बी को सीरियस ना लेना, कब से ये चीज़ें होती हैं? देखिए, जो लोग, जैसे मैं मान लूँ कि अगर जिन लोगों ने बीटेक किया है या फिर डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा उन लोगों ने इलेक्ट्रिकल से किया है और उन लोगों ने पार्ट बी में इलेक्ट्रीशियन चूज किया है, तो इलेक्ट्रीशियन उन लोग का जैसे बेसिक सही है, वो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो कर ले जाते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो ये लास्ट के 15-20 दिन में सिर्फ क्वालिफाइंग है तो उतना नंबर का मैं इसको कर ले जाऊंगा और हो जाएगा। तो जब आप उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, आपको पता है कि जब तक आपका पार्ट बी क्लियर नहीं होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाएंगे, तो पार्ट ए कितना भी आप स्कोर कर लें वो कोई मायने नहीं रखता है। आप अगर सीरियस नहीं लेंगे, जो सब्जेक्ट है उसको शुरू से नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आप पढ़ेंगे तो ये क्वालिफाई हो जाता है। क्वालिफाई करना इसको बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये, लेकिन आपको रेगुलर बेस पे थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट को समझना है और एग्जाम के क्वालिफाइंग मार्क्स को ही ध्यान में रख के तैयारी करनी है। आपको 75 में से 70 लाने की कोशिश नहीं करना है। आपको पता है कि 28 नंबर ही हमको लाना है, तो 28 नंबर के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। मैंने जो प्रिपरेशन किया था, मैंने टारगेट में बना लिया था कि मैं आपको 40 से लेकर के 50 के बीच में ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। मुझे पता है कि कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो मुझे नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने उतना सीरियस होकर पढ़ाई नहीं की है। तो कुछ जो आईटीआई बेस के जो डाटा वाले क्वेश्चन थे उसको मैंने स्किप किया, उसको छोड़ दिया। मुझे पहली बार अटेम्प्ट जब मैंने किया था 35 के आसपास में मैंने अटेम्प्ट किया था, जो कि सेफ़ स्कोर नहीं है। तब मैंने क्या किया, कम से कम जो 50-50 आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, तो उसमें से क्वेश्चन मैंने करना शुरू किया और 10-11 क्वेश्चन मैंने फिर बढ़ाए और मेरे जो अटेम्प्ट हैं 45 के आसपास में अटेम्प्ट रहे। तो उसमें से भी मेरे गलती हो गया था, 8-9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के आसपास मेरे गलत हुए थे। तो देखिए, जब आप टारगेट लेकर के पढ़ाई करेंगे, आपको पता है कि सिर्फ 28 से लेकर 30 के बीच में ही हमें स्कोर करना और सिर्फ क्वालिफाइंग, ऊपर से नॉर्मलाइजेशन भी होना है। पिछली बार जब आंसर की आई थी तो बहुत से लोग, अगर नॉर्मलाइज ना होता तो बहुत सारे लोग फेल हो जाते। ये 28 नॉर्मलाइज होने के बाद भी बहुत सारे लोग फेल हो गए। तो सोचिए अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो कितने लोग फेल हो जाते। तो नॉर्मलाइजेशन हुआ और उसका फ़ायदा बहुत से लोगों को मिला, तो आपको भी मिलेगा। तो जितने भी पॉइंट यहाँ पे मैंने 3-4 पॉइंट बताया है, इस पे आपको इस बार ध्यान देना है कि कम से कम आप कोशिश करिएगा कि पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे पार्ट बी में लेना है। और जब भी आप इसका टेस्ट सीरीज दीजिए या फिर मॉक टेस्ट दीजिए तो गेस लगाना कम करिए। गेस जब कम लगाएंगे तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि मेरी जितनी तैयारी है उतने ही तैयारी पे मैं कम से कम 40 नंबर के आसपास में पहुंच रहा हूँ कि नहीं। 35 प्लस मेरा अगर स्कोर जा रहा है तभी मैं अपने आप को मान के चलूँ कि मेरा पार्ट बी क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद से टेक्निकल का जिनका बहुत ज़्यादा गैप हो गया है वो धीरे धीरे करके पढ़ाई करते रहें। जो भी वीकली टारगेट में मैं आपको कहता हूँ पढ़ने के लिए, उतना ही आप पढ़ेंगे। आप सोचिए जितना भी आपको मैक्सिमम, अगर देखिए आपके टेक्निकल पेपर में, जो भी आप टेक्निकल पेपर देने जाते हैं, मैक्सिमम 10 चैप्टर होंगे। 10 चैप्टर को मैं कहूँ कि एक मंथ में आप सिर्फ 2 चैप्टर पढ़िए, सिर्फ 2 चैप्टर, सिर्फ रिवीजन के तौर पे पढ़ना, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। 2 चैप्टर ही अगर आप पढ़ेंगे तो भी आप देखिए कि मतलब आपके 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तो सोचिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो इतना ज़्यादा समय है आपके पास। और सिंपल आप रीडिंग भी करेंगे तो भी आप ये पेपर क्वालिफाई कर ले जाएंगे। बाकी और भी तरीके मैं बताऊंगा कि कैसे इस पेपर को पढ़ना चाहिए, कैसे नोट्स बनाना चाहिए, वो आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इतना जो भी मैंने पॉइंट बताया है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस बार जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ध्यान देना है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि रॉन्ग सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन आप ना करें, क्योंकि आपको पहले से पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में मेरा मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किस में मेरा वीक पॉइंट है, और उससे रिलेटेड जो बुक्स है वो मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं। तो इन सब का ध्यान रखते हुए आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन अभी से ही डिसाइड कर लीजिए। बाकी आने वाले वीडियोस में मैं इस टेक्निकल पेपर के लिए और भी वीडियोस बनाऊंगा, तो आप चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।